हेलो दोस्तों, आपने इस वीडियो पर क्लिक किया, इसका मतलब आप हजारों लोगों से आगे निकलने को तैयार हैं। जरा सोचिए, अगर आपकी आंखों के सामने की पूरी दुनिया वो नहीं है जो आप समझते हैं, अगर आपके विश्वास, आपकी यादें और आपकी तर्क शक्ति सब बस एक नाजुक धागे पर टंगे हो, तो आप क्या उस पर भरोसा करेंगे? कितनी बार ऐसा हुआ है कि हमने किसी घटना को अपनी आंखों से देखा और बाद में वही घटना किसी और ने बिल्कुल अलग तरीके से बयां की। क्या सच मायने में एक ही होता है या हर किसी का सच अलग अलग होता है? यही वो सवाल है जिसे महान दार्शनिक डेविड ह्यूम ने अपनी किताब एन इंक्वायरी कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग में उठाया है। ये किताब हमें चुनौती देती है, हम जो ज्ञान समझते हैं क्या वो सच में पक्का है या बस अनुभव और आदतों का खेल? और अगर हमारी समझ ही सवालों के घेरे में है तो हम अपने फैसले, अपनी मान्यताएं और अपनी जिंदगी किस नींव पर खड़ी करें, जानेंगे इस सफर में। अध्याय 1 ऑफ द डिफरेंट स्पीच ऑफ फिलोसॉफी। क्या इंसान की जिंदगी समझने का सबसे अच्छा तरीका दिल की आवाज़ है या ठंडी तर्क शक्ति? अगर दोनों अलग अलग रास्ते दिखाए तो किस पर भरोसा करें? फिलोसॉफी हमेशा से इंसान को ये सोचने पर मजबूर करता है कि हम कौन हैं और दुनिया को कैसे समझें। कुछ दार्शनिक मानते हैं कि हमें जिंदगी को प्रैक्टिकल रूप से देखना चाहिए, यानी रोजमर्रा की ज़रूरतें, सुख, दुख और नैतिकता। दूसरे मानते हैं कि हमें गहराई में जाकर ठोस तर्क और सवालों से सत्य की खोज करनी चाहिए। यहीं से दो धाराएं जन्म लेती है, एक आसान और एक जीवन से जुड़ी हुई, और दूसरी कठिन और सैद्धांतिक। समस्या यह है कि आसान दर्शन शास्त्र इंसान को तुरंत राहत देता है, लेकिन उसमें गहराई कम होती है, जबकि गहरा और कठिन दर्शन दिमाग खोल देता है, लेकिन आम लोगों को भारी और उबाऊ लग सकता है। यही द्वंद्व हमें कंफ्यूज करता है। क्या हमें गहराई चुननी चाहिए या सरलता? क्या जीवन के उत्तर आराम से समझाने वाली भाषा में मिलने चाहिए या जटिल तर्कों में छुपे रहते हैं? डेविड ह्यूमन का कहना है कि दोनों ही अपनी जगह जरूरी है। सरल दर्शन आम जनता को नैतिक दिशा देता है, उन्हें सही गलत समझने में मदद करता है। वहीं कठिन और गहरा दर्शन विद्वानों और जिज्ञासु दिमागों को चुनौती देता है और हमारी समझ को और पक्का बनाता है। असल संतुलन वही है जहां हम दोनों को सीखें, व्यवहार में सरलता और सोच में गहराई। जरा सोचिए, एक साधारण किसान जो रोज अपने खेत में काम करता है, उसे जटिल तर्कों की जरूरत नहीं। वो चाहता है सरल और साफ सलाह, सही क्या है, गलत क्या है। दूसरी ओर एक दार्शनिक या वैज्ञानिक को देखिए, वो महीनों तक सवालों पर काम करता है, क्योंकि उसके लिए असली संतोष गहराई से आता है। यानी दर्शन दो अलग अलग ऑडियंस पर टिका है, दोनों की जरूरतें पूरी करता है। सीख यह है कि हमें दोनों तरीकों का सम्मान करना चाहिए। अगर जीवन की डायरेक्शन चाहिए तो सरल दर्शन मददगार है, और अगर सत्य की तह तक पहुंचना है तो कठिन दर्शन रास्ता दिखाता है। दोनों मिलकर ही इंसानी समझ को संतुलित और मजबूत बनाते हैं। कल्पना कीजिए, एक शांत कमरा, किताबों से भरा, जहां विद्वान गहरे विचारों में डूबा है, और बाहर खेत में सूरज की रोशनी में काम करता किसान, जिसके लिए जीवन के सच्चे सवाल रोजमर्रा की भाषा में हल होना चाहिए। एक तरफ शाही की खुशबू और कलम की खड़खड़ाहट, दूसरी ओर मिट्टी की महक और पसीने का स्वाद। एक छात्रा जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रही है, वो चाहती है कि कंसेप्ट आसान और प्रैक्टिकल हो ताकि जल्दी याद हो जाए, लेकिन कभी कभी वही स्टूडेंट
रिसर्च पेपर पढ़ना शुरू करता है ताकि गहराई समझ सके। दोनों जरूरी है। एक शॉर्ट टर्म मदद करता है, दूसरा लॉन्ग टर्म सोच बनाता है। सोचिए, आप अभी किस तरह की फिलोसॉफी अपनाते हैं? सरल और व्यवहारिक या गहरी और कठिन? अगले 2 दिनों में किसी एक विषय को पहले आसान भाषा में पढ़िए और फिर उसी विषय पर गहरी किताब से अध्ययन कीजिए। फर्क महसूस हो जाएगा। लेकिन सोचिए, अगर हमारी समझ सिर्फ अनुभव और आदतों पर टिकी हो तो क्या हम सच का दावा कर सकते हैं? यही सवाल अगले चैप्टर में खुलने वाला है। अध्याय 2, ऑफ द ओरिजिनल ऑफ आइडियाज। क्या हमारे दिमाग में आने वाले विचार हवा से आते हैं या वो हमारी आँखों, कानों और अनुभवों से जन्म लेते हैं? अगर आपको कभी सपनों में भी वही चीज़ें दिखे जो आपने पहले देखी थी, तो क्या इसका मतलब है कि हमारी सोच की जड़ सिर्फ अनुभव ही है? डेविड ह्यूमन पूछते हैं, हमारी सोच की नींव कहाँ से आती है? क्या विचार भगवान से सीधे भेजे जाते हैं या फिर वो अनुभव और इंद्रियों का मेल है? जब आप बच्चा थे और पहली बार आग को छुआ तो जलन का एहसास सीधे आपकी याद में दर्ज हो गया। यानी शायद हर विचार किसी अनुभव से जन्म लेता है। लेकिन समस्या ये है कि हमारे दिमाग में सिर्फ अनुभव ही नहीं बल्कि कल्पना भी है। हम ऐसी चीज़ों के बारे में भी सोच सकते हैं जो कभी देखी नहीं, जैसे उड़ते हुए घोड़े। तो क्या ये नए विचार कहीं और से आते हैं या पुराने अनुभवों को जोड़कर बने हैं? यही पजल इंसान को उलझा देता है। ह्यूम का तर्क है, हर जटिल विचार भी किसी न किसी सरल अनुभव से निकलता है। उड़ते हुए घोड़े का ख्याल, घोड़ा आपने देखा है, पंख आपने पक्षी में देखे हैं, दोनों को जोड़कर दिमाग ने नया विचार बना लिया। यानी इमेजिनेशन भी पूरी तरह अनुभवों की लाइब्रेरी पर निर्भर है। कोई भी नया कॉन्सेप्ट अचानक आसमान से नहीं टपकता बल्कि पुराने अनुभवों की रिकॉम्बिनेशन है। कल्पना कीजिए, एक बच्चा जो पहली बार इंद्रधनुष देखता है, उसकी आंखों में वो रंग हमेशा के लिए छप जाते हैं। बाद में जब वो पेंटिंग करता है तो उसके ब्रश से वही रंग झलकते हैं। वो सोच सकता है किसी नए ग्रह पर 7 की जगह 12 रंग होंगे, लेकिन उसके पास रंगों का आइडिया उसी पुराने अनुभव से आया। यानी हमारे विचार, सपनों और ख्वाबों की जड़ भी हमारे अनुभव ही है। सच्चाई ये है कि हमारी सोच अनुभवों की संतान है। कोई भी विचार बिना अनुभव की नींव पर नहीं खड़ा हो सकता। इसका मतलब अगर आप अपनी सोच को श्रमबद्ध बनाना चाहते हैं तो पहले अपने अनुभवों को श्रमबद्ध कीजिए। जितना ज़्यादा आप दुनिया को देखेंगे, सुनेंगे और महसूस करेंगे, उतने ही गहरे और रचनात्मक आपके विचार बनेंगे। बच्चे की पहली बार आग छूने पर उंगलियों पर चुभन और जलन ही उसका अनुभव है। बारिश के बाद मिट्टी की ताज़ी खुशबू जो दिमाग में हमेशा के लिए दर्ज हो जाती है। किसी गाने की धुन जो सालों बाद भी सुनते ही पुराने अनुभव वापस ला देती है। मान लीजिए एक नया कुक है, शेफ, उसने कभी जापानी खाना नहीं चखा तो उसके दिमाग में सुशी का असली स्वाद या टेक्सचर नहीं आ सकता। लेकिन जैसे ही वो पहली बार चखता है, उसका दिमाग उस अनुभव को स्टोर कर लेता है। बाद में वो नए फ्यूज़न डिशेज बना सकता है, लेकिन वो भी उसी अनुभव के जोड़ तोड़ से। आप भी अगले 3 दिनों तक हर दिन एक नया अनुभव कॉन्शियसली लीजिए। नया स्वाद, नया रास्ता या नई किताब का छोटा हिस्सा। बाद में लिखिए कि आपके दिमाग में कौन से नए विचार आए। आइंस्टीन ने इमेजिनेशन को ज्ञान से बड़ा कहा,
लेकिन उनकी इमेजिनेशन भी अनुभवों पर आधारित थी। ट्रेन, रोशनी, घड़ी, बहुत सी चीजें। लियोनार्डो दा विंची ने पक्षियों को ऑब्जर्व किया और वही अनुभव उड़ने वाली मशीनों की स्केच में बदल दिए। लेकिन अगर सारे विचार अनुभव से आते हैं तो सवाल ये है कि हम अपने अनुभवों पर इतना भरोसा कर सकते हैं? यही दुविधा अगले चैप्टर में खुलती है। अध्याय 3 ऑफ द एसोसिएशन ऑफ आइडियाज। क्या आपने सोचा है कि हमारे दिमाग में अचानक एक विचार से दूसरा कैसे जुड़ जाता है? जैसे किसी पुराने गाने को सुनते ही बचपन की यादें क्यों ताज़ा हो जाती है? डेविड ह्यूमन बताते हैं कि हमारे विचार अकेले नहीं चलते, एक विचार दूसरे को खींच लाता है और ऐसे ही सोच की पूरी चेन बन जाती है। यानी दिमाग में आइडियाज रैंडमली नहीं आते, बल्कि उनके बीच कुछ नियम हैं जो उन्हें जोड़ते हैं। लेकिन ये लिंकिंग हमेशा तर्कसंगत नहीं होती। कभी एक खुशबू पुरानी मोहब्बत याद दिला देती है, कभी एक शब्द कोई भूली बिसरी घटना खींच लाता है। यानी आइडियाज की ये एसोसिएशन मिस्टीरियस लग सकती है। तो सवाल ये उठता है, क्या ये कनेक्शन रैंडम है या इसके पीछे कोई पैटर्न है? ह्यूम ने पाया कि दिमाग आमतौर पर 3 तरह से आइडियाज को जोड़ता है। फर्स्ट, रिजम्बलेंस, समानता। अगर एक चेहरा देखा तो दूसरा मिलता जुलता चेहरा याद आ जाता है। सेकंड, कंटिग्यूटी, नज़दीकी। अगर आप किसी शहर का नाम सुने तो वहीं का कोई दोस्त याद आ जाता है। थर्ड, कॉज एंड इफेक्ट, कारण और परिणाम। धुआं देखकर दिमाग तुरंत आग को जोड़ लेता है। ये 3 प्रिंसिपल दिमाग के नेचुरल कंसेप्ट है। कल्पना कीजिए, आप बारिश में भीग रहे हैं, पानी की बूंदें गिरती है और अचानक बचपन का वो दिन याद आता है जब आप स्कूल से लौटते वक्त भीग गए थे। या किसी हंसी सुनते ही आपको अपने पुराने दोस्त की याद आ जाती है। यानी दिमाग सिर्फ एक पल में अतीत और वर्तमान को जोड़ देता है। असल में दिमाग एसोसिएशंस का मास्टर है। इन्हीं लिंक्स से हम सीखते हैं, याद रखते हैं और भविष्य की योजना बनाते हैं। अगर ये एसोसिएशन न हो तो हमारी सोच डिस्कनेक्टेड और बिखरी हुई हो जाएगी। यानी ज्ञान और अनुभव को एक साथ रखने का राज है एसोसिएशन ऑफ आइडियाज। पुराने रेडियो से आती धुन जो अचानक घर की महक और बचपन की आंगन वाली गर्मी याद दिलाती है। सड़क किनारे गुजरती हुई किसी किताब की खुशबू जो स्कूल की लाइब्रेरी को याद करा देती है। धुएं की महक जो तुरंत चूल्हे और आग की याद ताज़ा कर देती है। मान लीजिए आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। अगर आप किसी कठिन कंसेप्ट को एक मज़ेदार कहानी से जोड़ लें तो वो दिमाग में जल्दी बैठ जाता है। यानी एसोसिएशन पढ़ाई को आसान बना देता है। सोचिए, आज आपके दिमाग में सबसे अचानक कौन सा विचार आया और वो किससे ट्रिगर हुआ? अगले 24 घंटे में अपनी एसोसिएशन लिखिए और देखिए आपका दिमाग कैसे लिंक्स बनाता है। आइजैक न्यूटन एक गिरते सेब को देखकर गुरुत्वाकर्षण का नियम सोच लेते हैं। ये कॉज एंड इफेक्ट की एसोसिएशन थी। AR रहमान एक साधारण धुन को सुनकर उनके दिमाग में कॉम्प्लेक्स कंपोजिशन बनने लगते हैं। यानी रिजेम्बलेंस और कॉन्टिग्यूइटी का कमाल। लेकिन अगर आइडियाज आपस में जुड़ते हैं तो सवाल ये उठता है कि हम इनसे सत्य और ज्ञान कैसे निकालें? इसका जवाब अगले अध्याय में मिलेगा। अध्याय 4, स्केप्टिकल डाउट कंसर्निंग द ऑपरेशंस ऑफ द
अंडरस्टैंडिंग। जरा सोचिए, अगर आपकी सबसे पक्की मान्यताएं जैसे सूरज कल उगेगा या आग हमेशा जलाएगी सिर्फ आदत हो और असली सत्य न हो, क्या आप उस दुनिया पर भरोसा करेंगे जहां आपके अनुभव गारंटी नहीं देते? डेविड ह्यूमन यहाँ एक बड़ा सवाल उठाते हैं, हम समझ पर कितना भरोसा कर सकते हैं? हम रोज देखते हैं कि कुछ घटनाएं बार बार दोहराती है, जैसे धुआं देखकर हम तुरंत आग सोचते हैं, लेकिन क्या ये सर्टेनिटी है या बस हैबिट? यानी क्या हम भविष्य को केवल इसलिए मानते हैं क्योंकि अतीत में ऐसा होता आया है? समस्या ये है कि हम अक्सर रीजनिंग को एब्सोल्यूट ट्रुथ मानते हैं, लेकिन अगर गहराई से सोचें तो ये बस पैटर्न्स है जिनको हमने बार बार रिपीट होते देखा है। उदाहरण, सूरज रोज पूर्व से उगता है, लेकिन क्या ये 100% गारंटी है कि कल भी ऐसा ही होगा? यहीं से संदेह जन्म लेता है। शायद हमारी सर्टेनिटी एक एल्यूजन हो। ह्यूम कहते हैं कि हमारा दिमाग फ्यूचर के बारे में सोचता ही हैबिट से है। अगर किसी चीज को 100 बार देखा तो हम मान लेते हैं कि 101 बार भी वही होगा, लेकिन यह लॉजिकल प्रूफ नहीं बल्कि साइकोलॉजिकली हैबिट है। यानी नॉलेज और सर्टेनिटी अलग चीज़ें हैं। हम कभी पूरी सर्टेनिटी नहीं पा सकते, सिर्फ उच्च प्रोबेबिलिटी पा सकते हैं कि हाँ ऐसा हो सकता है। जरा विजुअलाइज कीजिए, आप ट्रेन पकड़ने स्टेशन जाते हैं। हर रोज 8 बजे ट्रेन आती है। आपके दिमाग में आदत बन गई है कि आज भी 8 बजे ट्रेन आएगी, लेकिन अचानक किसी टेक्निकल फॉल्ट से ट्रेन रुक जाती है। उस पल एहसास होता है हमारी सर्टेनिटी दरअसल फ्रेजाइल थी। सीख ये है कि हमें अपने विश्वासों को एब्सोल्यूट नहीं मानना चाहिए। हमारे अनुभव हमें स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी देते हैं पर सर्टेनिटी नहीं। इसलिए समझदार इंसान वही है जो डाउट की जगह भी रखता है और हम्बल होकर मानता है कि उसका ज्ञान सीमित है। एक घड़ी की टिक टिक जिसे आप रोज सुनते हैं, लेकिन अचानक अगर वो रुक जाए तो बेचैनी महसूस होती है। सुबह की रोशनी का आना, जिसकी ईमेल और की तरह दिखना, अचानक दिखते ही आनंदित हो जाना, वो वार्मथ रोज एक जैसी लगती है, पर कभी बादलों से ढक जाए तो पैटर्न टूट जाता है। पंखे की आवाज अचानक बंद हो जाने पर कमरा असामान्य रूप से खामोश लगने लगता है। एक स्टूडेंट मानकर चलता है कि उसकी पेन हमेशा काम करेगी। एग्जाम हॉल में अचानक पेन लिखना बंद कर दे तो उसे झटका लगता है, यानी उसकी सर्टेनिटी केवल आदत थी, कोई एब्सोल्यूट प्रूफ नहीं। आज अपने दिमाग की एक ऐसी चीज नोट करें जिसे आप सर्टेनिटी मानते हैं। सोचिए, अगर वो अचानक बदल जाए तो आपकी तैयारी कैसी होगी? ये एक तरह से पैटर्न का टूटना जैसा है। नसीम निकोलस तालेब अपनी किताब ब्लैक स्वान में बताते हैं कि रेयर इवेंट्स हमारी सर्टेनिटी तोड़ देते हैं। 2008 का वित्तीय संकट, सबको लगता था कि हाउसिंग मार्केट हमेशा ऊपर जाएगी, पर अचानक क्रैश ने साबित किया कि सर्टेनिटी सिर्फ इल्यूजन थी। लेकिन अगर सर्टेनिटी इल्यूजन है तो क्या हम किसी चीज पर भरोसा कर सकते हैं? इसका जवाब अगले चैप्टर में ह्यूम हमें देंगे। अध्याय 5, स्केप्टिकल सॉल्यूशन ऑफ दीज डाउट्स। अगर हमारे विश्वास सिर्फ आदत पर टिके हैं तो क्या हम किसी भी ज्ञान को सच मान सकते हैं या सिर्फ संदेह ही हमारी एकमात्र सच्चाई है? पिछले चैप्टर में
ह्यूम ने हमें गहरे शक, स्केप्टिकल डाउट में डाल दिया था। अब सवाल ये है, अगर सर्टेनिटी इल्यूजन है तो इंसान जीना कैसे सीखे? क्या हम हर चीज पर शक करते हुए डर में जिए, या कोई रास्ता है जो डाउट और प्रैक्टिकल लाइफ के बीच संतुलन बना सके? समस्या ये है कि पूरी सर्टेनिटी असंभव है। अगर हर अनुभव सिर्फ आदत पर आधारित है तो हम कभी एब्सोल्यूट प्रूफ नहीं दे सकते। इससे इंसान की सोच फंस सकती है। अगर मैं कुछ भी निश्चित नहीं मान सकता तो निर्णय कैसे लूं? ऐसी हालत में जीवन पैरालिसिस जैसा हो सकता है। ह्यूम का समाधान है, हैबिट और कस्टम को स्वीकार करो। भले ही ये लॉजिकल प्रूफ ना हो, लेकिन ये ही इंसान को दुनिया से तालमेल बैठाने में मदद करते हैं। यानी जब हम बार बार आग से जलते हैं तो आग से दूरी बनाना हमारी प्रैक्टिकल विजडम है। ये एब्सोल्यूट सर्टेनिटी नहीं, लेकिन प्रैक्टिकल गाइडेंस है। कल्पना कीजिए, एक बच्चा जो बार बार गिरकर चलना सीखता है, उसे लॉजिकल प्रूफ की जरूरत नहीं होती कि पैर हिलाने से संतुलन मिलेगा। उसका दिमाग हैबिट से पैटर्न सीखता है। यानी जीवन का असली ज्ञान प्रूफ से नहीं, बल्कि रिपीटेशन और एक्सपीरियंस से आता है। ह्यूम कहते हैं, सर्टेनिटी मत ढूंढो, बल्कि हैबिट को समझो। यानी हमारी समझ, साइंटिफिक नॉलेज और डेली रीजनिंग से प्रैक्टिकल सर्टेनिटी देती है। शक करना हेल्दी है, लेकिन हैबिट और प्रोबेबिलिटी हमें जीवन में आगे बढ़ाने का आधार देते हैं। यही है स्केप्टिकल सॉल्यूशन। दुनिया अनिश्चित है, लेकिन हम फिर भी जी सकते हैं, सोच सकते हैं और सीख सकते हैं। ठंडी सुबह की हवा, जहां आप सूरज की गर्मी एक्सपेक्ट करते हैं, लेकिन बादल घेर लेते हैं। चाय की महक जो रोज जैसी लगती है, पर स्वाद थोड़ा अलग हो सकता है। बारिश की बूंदें जमीन पर गिरते ही हर बार वही साउंड, लेकिन इंटेंसिटी बदल सकती है। एक खिलाड़ी जो रोज प्रैक्टिस करता है, उसे सर्टेनिटी नहीं होती कि अगली मैच में जीत पक्की होगी, लेकिन उसकी हैबिट और रिपीटेशन ही उसे मैदान में कॉन्फिडेंट बनाते हैं। जरा सोचिए, आपके कौन से डिसीजंस एब्सोल्यूट प्रूफ पर नहीं, बल्कि हैबिट और एक्सपीरियंस पर आधारित है। उन्हें लिस्ट करें और देखें कि ये ही आपकी प्रैक्टिकल लाइफ की बैकबोन है। चार्ल्स डार्विन एवोल्यूशन की थ्योरी को सर्टेनिटी नहीं, बल्कि ऑब्जर्वेशन और रिपीटेशन से बिल्ड किया। थॉमस एडिसन ने बल्ब बनाने में हजारों बार कोशिश की, सर्टेनिटी कभी नहीं थी, लेकिन हैबिट और रिपीटेशन से ब्रेक थ्रू मिला। लेकिन सवाल ये है, अगर हमारा ज्ञान हैबिट और प्रोबेबिलिटी पर टिका है, तो क्या रीजन और पैशन मिलकर हमें नैतिक शिक्षा भी दे सकते हैं? यही हम हमें अगले अध्याय में बताएंगे। अध्याय 6 ऑफ प्रोबेबिलिटी। क्या आपने कभी सिक्का उछाला है और सोचा है हेड आएगा या टेल्स? जिंदगी भी तो कुछ ऐसी ही है। हम सर्टेनिटी नहीं, सिर्फ प्रोबेबिलिटी पर भरोसे जीतते हैं। डेविड ह्यूम कहते हैं, दुनिया में ज़्यादातर चीज़ें हमें निश्चित नहीं, बल्कि संभावना देती है। हम कभी भी फ्यूचर को 100% प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, लेकिन बार बार के अनुभव से हम प्रोबेबिलिटी की समझ विकसित कर लेते हैं। यानी जिंदगी की कैलकुलेशन सर्टेनिटी से नहीं, बल्कि संभावना से चलती है। समस्या ये है कि इंसान अक्सर प्रोबेबिलिटी और सर्टेनिटी समझ बैठता है। अगर हम 5 बार जीत गए तो हमें लगता है छठी बार भी जीत पक्की है, लेकिन रियलिटी ये है कि हर आउटकम नया है
और पुराना अनुभव सिर्फ संभावना को मजबूत करता है, गारंटी नहीं देता। यही गलती लोग अक्सर लाइफ, बिजनेस या रिलेशनशिप में करते हैं। ह्यूम का इंसाइट ये है कि हमारा दिमाग एक्सपीरियंसेस और प्रोबेबिलिटी की लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है। मान लीजिए अगर आपने 100 बार देखा कि सूरज सुबह उगता है, तो आपका दिमाग मान लेता है कि 101 बार भी ऐसा ही होगा। यह सर्टेनिटी नहीं बल्कि वेरी हाई प्रोबेबिलिटी है, यानी हमारे डिसीजंस प्रोबेबिलिटी के कैलकुलेशन पर ही टिका है। कल्पना कीजिए एक खिलाड़ी पेनल्टी किक ले रहा है, स्टेडियम की आवाज़, भीड़ का शोर, दिल की धड़कन सबकी तेज हो रहे हैं। उसने सैकड़ों बार प्रैक्टिस की है, इसलिए उसके दिमाग में प्रोबेबिलिटी है कि शॉट सफल होगा, लेकिन सर्टेनिटी नहीं। यही सस्पेंस खेल को रोमांचक बनाता है। सीख ये है कि हमें सर्टेनिटी नहीं बल्कि प्रोबेबिलिटी के साथ जीना सीखना चाहिए। हर बार सफलता की गारंटी नहीं होती, लेकिन चांसेस बढ़ाने के लिए प्रैक्टिस, रिपीटेशन और अवेयरनेस जरूरी है। जीवन की समझ प्रोबेबिलिटी को पहचानने और स्मार्ट चॉइसेस लेने में छुपी है। कैसीनो में घूमता रूलेट व्हील और उसके साथ बढ़ती हार्ट बीट, बारिश के बाद आसमान की हल्की ठंडी महक जो बताती है कि शायद आज भी बारिश होगी, पर सर्टेनिटी नहीं है। परीक्षा हॉल की शाही की गंध, जहाँ पर छात्र उम्मीद करता है कि उसकी तैयारी काम आएगी। हर स्टूडेंट बार बार मॉक टेस्ट देता है, हर बार परफॉर्मेंस थोड़ी अलग होती है। उसके पास सर्टेनिटी नहीं है कि मेन एग्जाम में टॉप करेगा, लेकिन उसकी प्रोबेबिलिटी प्रैक्टिस से बढ़ जाती है। एक चैलेंज आपके लिए, आज अपनी ज़िंदगी का एक ऐसा एरिया चुनिए जहां आप सर्टेनिटी ढूंढते हैं। अब लिखिए कि वहां आप प्रोबेबिलिटी को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं और किस हैबिट से चांसेस बढ़ा सकते हैं। वॉरेन बफेट इन्वेस्टिंग को प्रोबेबिलिटी का खेल मानते हैं। आप कभी सर्टेनिटी नहीं पा सकते, बस और अपने पक्ष में कर सकते हैं, लेकिन प्रोबेबिलिटी की समझ हमें एक और सवाल पर लाती है। क्या हम जरूरी कनेक्शन और कारण परिणाम को सच में समझते हैं, या वो भी बस दिमाग का खेल है? ये रहस्य अगले अध्याय में खुलेगा। अध्याय 7, ऑफ द आइडिया ऑफ नेसेसरी कनेक्शन। जब हम कहते हैं कि एक घटना दूसरी घटना का कारण है, तो क्या वाकई हमें उनके बीच कोई जरूरी रिश्ता दिखाई देता है, या यह सिर्फ हमारा दिमाग है जो पैटर्न्स गढ़ लेता है? डेविड ह्यूम यहाँ सबसे बुनियादी सवाल पूछते हैं। क्या हम सच में कॉज एंड इफेक्ट को परसीव करते हैं, या यह सिर्फ इमेजिनेशन है? जब गेंद से दूसरी गेंद टकराती है और वह आगे बढ़ जाती है, हमें लगता है कि पहली ने दूसरी को मूव कराया, लेकिन असल में हम सिर्फ सीक्वेंस देखते हैं, पहला इवेंट फिर दूसरा इवेंट। नेसेसरी कनेक्शन हमें दिखाता है नहीं, हमारा माइंड ही ये लिंक बनाता है। समस्या ये है कि इंसान सर्टेनिटी चाहता है, वो मानता है कि कारण हमेशा परिणाम लाएगा, लेकिन ह्यूम कहते हैं कि हमें सिर्फ कांस्टेंट कंजक्शन दिखती है, यानी दो चीज़ें बार बार साथ होती है, तो हम मान लेते हैं कि एक दूसरी का कारण है। असल कनेक्शन हम कभी डायरेक्टली नहीं देख पाते। ह्यूम यहाँ बताते हैं कि नेसेसरी कनेक्शन नेचर की प्रॉपर्टी नहीं बल्कि हमारी मेंटल हैबिट है। हमारा दिमाग बार बार के अनुभव को देखकर एक्सपेक्टेशन बना लेता है, यानी जब भी लाइटनिंग देखी उसके बाद थंडर सुना, तो अब हमें लाइटनिंग के बाद ऑटोमेटिकली थंडर
एक्सपेक्ट होता है। लेकिन जरूरी नेसेसरी कनेक्शन असल में हमारी परसेप्शन के बाहर की चीज है। कल्पना कीजिए, एक बच्चा पहली बार देखता है कि मोमबत्ती की लो से हाथ जल गया। उसके बाप में दिमाग में तुरंत पैटर्न दर्ज हो जाता है, लो मतलब जलन। अब उसके लिए लो और दर्द का रिश्ता नेसेसरी लगता है, लेकिन असल में ये पैटर्न उसके अनुभवों का बनाया हुआ है, किसी यूनिवर्सल लो की डायरेक्ट झलक नहीं है। सीख ये है कि हम कभी भी कॉज एंड इफेक्ट को अल्टीमेट ट्रूथ की तरह नहीं पकड़ सकते। हमारा भरोसा आदत, अनुभव और एक्सपेक्टेशन पर बना है। यानी नॉलेज पूरी सर्टेनिटी नहीं देता, बल्कि प्रैक्टिकल गाइडेंस देता है। ह्यूम हमें हम्बल होकर ये मानने को कहते हैं, हमारा दिमाग जरूरी नेसेसरी कनेक्शन की कल्पना करता है, देखता नहीं। बिजली की चमक के बाद अचानक गूंजती गड़गड़ाहट की आवाज़। अब बिजली देखी नहीं तो गड़गड़ाहट एक्सपेक्ट होने लगती है। गर्म चाय के कप को छूते ही उंगलियों में चुभती गर्माहट। एक बटन दबाते ही लाइट जलने का फेमिलियर पैटर्न कि बटन दबाएंगे लाइट जलेगी। एक स्टूडेंट जब बार बार किताब खोलकर पढ़ाई करता है और अच्छे मार्क्स लाता है तो उसे लगता है पढ़ाई करेंगे तो सफलता मिलेगी। असल में ये नेसेसरी कनेक्शन नहीं, बल्कि बार बार देखे गए पैटर्न का दिमागी भरोसा है। अब आप अपनी ज़िंदगी में दो ऐसी चीज़ें ढूंढें जिन्हें आप कॉज इफेक्ट मानते हैं। अब सोचिए, क्या ये सच में जरूरी नेसेसरी कनेक्शन है या सिर्फ रिपीटेड पैटर्न। आइजैक न्यूटन ने देखा कि चीज़ें हमेशा नीचे गिरती हैं, इससे उन्होंने ग्रेविटी का नियम बनाया। लेकिन असल में उन्होंने भी कांस्टेंट पैटर्न को कनेक्शन की तरह ट्रीट किया। स्टीव जॉब ने बार बार यूजर बिहेवियर को ऑब्जर्व करके उन्होंने समझा कि सिंप्लिसिटी ही सक्सेस का कारण है। लेकिन ये भी अनुभवों से निकला पैटर्न था, एब्सोल्यूट प्रूफ नहीं। लेकिन अगर नेसेसरी कनेक्शन हमारी इमेजिनेशन का खेल है तो सवाल उठता है, क्या इंसान सचमुच स्वतंत्र है या किसी नेसेसरी से बंधा है। ये दुविधा हल होगी अगले अध्याय में। अध्याय 8 ऑफ लिबर्टी एंड नेसेसिटी। क्या इंसान सच में अपनी मर्जी से काम करता है या हर निर्णय किसी छुपी हुई नेसेसिटी का नतीजा है। अगर हमारी चॉइस पहले से तय हो तो क्या हम सचमुच आज़ाद हैं। आज़ादी और नियति हमेशा से इंसान को उलझाते रहे हैं। हम मानते हैं कि हम फ्री हैं, जो चाहे कर सकते हैं। लेकिन अगर गहराई से देखें तो हर काम किसी वजह से जुड़ा होता है। तो सवाल ये है, क्या इंसान वास्तव में स्वतंत्र है या फिर कारण परिणाम की चेन में फंसा हुआ है, सिर्फ उसका हिस्सा है। समस्या ये है कि अगर सब कुछ नेसेसिटी पर टिका है तो हमारे मोरल रेस्पॉन्सिबिलिटी का क्या होगा। अगर कोई गलत काम करे और कहे यह सब पहले से तय था, तो क्या उसे दोषी ठहराया जा सकता है। दूसरी ओर अगर सब पूरी तरह फ्री है तो दुनिया अराजक हो जाएगी, क्योंकि कुछ भी प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकेगा। होम का समाधान बैलेंस में है। वो कहते हैं हमारे डिसीजंस कॉज इफेक्ट की चेन से जुड़े हैं, यानी नेसेसिटी काम करती है, लेकिन इंसान को लिबर्टी भी है, क्योंकि उसके एक्शंस उसके अपने डिजायर्स, कैरेक्टर और मोटिव से आते हैं। यानी हम बाहरी नियति से बंधे नहीं, बल्कि अपने इंटरनल नेचर से गाइडेड हैं। यही प्रैक्टिकल फ्रीडम है। कल्पना कीजिए, एक नदी बह रही है, उसका रास्ता जमीन की संरचना तय करती है, लेकिन
पानी का बहना रिवर की अपनी प्रकृति है, वैसे ही इंसान बाहरी नियम और कारण उसका दायरा तय करते हैं, लेकिन उसके एक्शंस उसके स्वभाव और इच्छाओं से निकलते हैं। यानी आज़ादी और नियति का संगम है। सीख ये है कि एब्सोल्यूट फ्रीडम एल्यूजन है, लेकिन बाउंडेड फ्रीडम वास्तविक है। हम पूरी तरह स्वतंत्र नहीं, पर पूरी तरह मजबूर भी नहीं। हमारे एक्शंस प्रेडिक्टेबल पैटर्न से निकलते हैं और इसलिए मोरल रेस्पॉन्सिबिलिटी भी बरकरार रहती है। इसे ऐसे समझते हैं, इंसान अपने कामों का जिम्मेदार है क्योंकि उसके एक्शंस उसके नेचर और मोटिव से आए हैं। जेल में बंद कैदी जो जेल से बाहर नहीं जा सकते, लेकिन भीतर कैसे समय बिताना है ये उनकी अपनी चॉइस है। हवा का झोंका जिसे दिशा और मौसम तय करता है, लेकिन उसकी तीव्रता हवा की अपनी नेचर दिखाती है। स्कूल की घंटी समय तय करती है, लेकिन बच्चा क्लास में ध्यान देगा या सपने देखेगा ये उसका अपना फैसला है। एक स्टूडेंट एग्ज़ाम के लिए पढ़ाई कर रहा है, उसके सिलेबस और एग्ज़ाम डेट तो फिक्स्ड है, ये नेसेसिटी है, लेकिन वो पढ़ाई कैसे करता है, कौन सी स्ट्रेटजी अपनाता है, ये उसकी लिबर्टी है। ज़रा सोचिए, आपकी ज़िंदगी में कौन सी चीज़ें तय हैं और कहाँ आपके पास चॉइस है। दोनों की लिस्ट बनाइए और देखिए असली आज़ादी कहाँ छुपी है। महात्मा गांधी के दौर में अंग्रेजों का शासन था, ये उस समय की वास्तविकता थी, लेकिन अहिंसा का मार्ग चुनना उनकी लिबर्टी थी। नेल्सन मंडेला जिनका जेल में रहना नेसेसिटी थी, लेकिन भीतर से मजबूत रहना और हार न मानना उनकी लिबर्टी थी। जिस परिस्थिति या चीज पर आपका बस नहीं वो नेसेसिटी है, जिसे आप चुन सकते हैं, बदल सकते हैं, वो लिबर्टी है। लेकिन अगर इंसान की सोच और आज़ादी का कारण परिणाम में बंधी है, तो क्या जानवरों में भी रीजनिंग इंसानों जैसी होती है? यही सवाल अगले अध्याय में उठेगा। अध्याय 9 ऑफ द रीजन ऑफ एनिमल्स। क्या सोचने समझने की क्षमता सिर्फ इंसानों में है या जानवरों में भी रीजन का इस्तेमाल करते हैं? अगर जानवर भी अनुभव से सीखते हैं तो क्या हमारी बुद्धि उनसे अलग है या बस थोड़ी उन्नत? डेविड ह्यूम यहाँ एक दिलचस्प सवाल उठाते हैं, क्या जानवर भी कॉज इफेक्ट को समझ सकते हैं? हम अक्सर सोचते हैं कि रीजनिंग सिर्फ इंसानों का गुण है, लेकिन जरा गौर कीजिए, कुत्ता जब घंटे की आवाज़ सुनकर खाना एक्सपेक्ट करता है तो क्या ये किसी रीजनिंग का रूप नहीं है? बहुत से लोग कहते हैं जानवर इंस्टिंक्ट से चलते हैं न कि रीजन से, लेकिन अगर ऐसा है तो वे नई परिस्थितियों में कैसे एडॉप्ट कर लेते हैं? अगर हर चीज़ सिर्फ स्वाभाविक होती है तो जानवर कभी बदलाव से नहीं सीख पाते। यानी ये विवाद बना रहता है कि जानवरों की सोच और इंसानों की सोच में क्या फ़र्क है। ह्यूम का कहना है कि जानवर और इंसान दोनों की रीजनिंग की जड़ एक ही है, एक्सपीरियंस और हैबिट्स। फ़र्क बस इतना है कि इंसानों की रीजनिंग कॉम्प्लेक्स है और जानवरों की सिंपल। जानवर भी ट्रायल एंड एरर से सीखते हैं। बिल्ली अगर गर्म चूल्हे पर बैठकर जल जाए तो अगली बार वो वहाँ नहीं बैठेगी। यह रीजनिंग नहीं तो और क्या है? कल्पना कीजिए, एक पंछी बार बार अपनी चोंच से झील में डुबकी लगाता है और हर बार उसे मछली नहीं मिलती, लेकिन वो हार नहीं मानता, तब तक कोशिश करता है जब तक सफल न हो। ये परसेवरेंस और सीखने की प्रक्रिया इंसान के बिहेवियर से मिलती जुलती है। यानी इंसान और जानवर दोनों एक ही यूनिवर्सल लर्निंग लॉ से
गाइडेड है। सीख ये है कि रीजन और लर्निंग का आधार कॉमन है, हैबिट और रिपीटेशन। इंसान इसमें आगे इसलिए बढ़ा क्योंकि उसने लैंग्वेज, कल्चर और एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग की ज़रूरत को समझा, उसे विकसित किया। लेकिन एनिमल्स भी हमें ये सिखाते हैं कि एक्सपीरियंस ही असली गुरु है। एक घोड़े की नथनों से निकलती सांसें जब वो दौड़ने से पहले सतर्क खड़ा होता है। कुत्ते के कान खड़े हो जाना जब वो खतरे की आहट सुनता है। पक्षियों का झुंड अचानक दिशा बदल लेता है, मानो इनविजिबल खतरे का सिग्नल मिला हो। एक नया स्टूडेंट जब पहली बार एग्ज़ाम देता है तो गलतियां करता है, लेकिन हर अटेम्प्ट से सीखकर अगली बार बेहतर होता है। ये प्रोसेस वही है जो जानवर भी अपनाते हैं, बार बार कोशिश, गलती से सीखना और उसमें सुधार करना। अब आपकी बारी। आज एक बार ऑब्जर्व कीजिए कि आपके आसपास कोई जानवर या पालतू पशु कैसे सीखता है। फिर सोचिए, क्या आपकी सीखने की प्रोसेस भी वैसी ही है? इवान पावलोव, जिन्होंने डॉग एक्सपेरिमेंट से दिखाया कि कंडीशनिंग कैसे काम करती है, जानवर भी पैटर्न्स को समझते हैं। लेकिन अगर एनिमल्स भी रीजन का इस्तेमाल करते हैं तो सवाल ये उठता है कि इंसान का विश्वास और आस्था कहाँ से आती है। यही रहस्य ह्यूम अगले अध्याय में खोलेंगे। अध्याय 10 ऑफ मिरेकल्स। क्या आपने कभी कोई चमत्कार की कहानी सुनी है और सोचा है क्या ये सच हो सकता है? अगर साइंस और रीजन कुछ कहते हैं और चमत्कार की गवाही कुछ और, तो हमें किस पर भरोसा करना चाहिए? डेविड ह्यूम यहाँ सबसे विवादित मुद्दे पर आते हैं, मिरेकल्स। हर धर्म और संस्कृति में चमत्कारों की कहानियां मिलती हैं। लोग कहते हैं किसी ने पानी पर चल लिया, कोई बिना दवा के ठीक हो गया। लेकिन सवाल ये है, क्या ऐसे चमत्कार पर भरोसा करना सही है या सिर्फ इमेजिनेशन और बिलीफ का खेल है? समस्या ये है कि मिरेकल अक्सर नेचुरल लॉ को तोड़ते हुए बताए जाते हैं, लेकिन हमारी पूरी दुनिया ऑब्जर्वेशन और एक्सपीरियंस से चलती है। अगर कोई मिरेकल क्लेम करे तो हमें ये मानना होगा कि नेचर का नियम टूट गया। लेकिन ह्यूम कहते हैं, क्या किसी का टेस्टिमनी इतना मजबूत हो सकता है कि वो नेचर के यूनिवर्सल लॉ को चुनौती दे? ह्यूम का तर्क साफ है, हमेशा उस एक्सप्लेनेशन को मानो जिसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। अगर किसी ने मिरेकल देखा, चमत्कार, और बताया, तो प्रोबेबिलिटी है नेचर का कानून टूटा है, इंसान ने गलती की, भ्रम हुआ या झूठ बोला। ह्यूम कहते हैं दूसरा ऑप्शन हमेशा ज़्यादा प्रोबेबल है, इसलिए मिरेकल पर विश्वास करना रीजन के खिलाफ है। कल्पना कीजिए, हजारों लोग एक साथ सूरज को डूबते देखते हैं। हर दिन का अनुभव हमें ये पैटर्न देता है कि सूरज डूबेगा ही। अगर कोई अचानक कहे आज सूरज पश्चिम में नहीं उत्तर में डूबेगा, तो क्या आप एक गवाही पर भरोसा करेंगे या हजारों कंस्टेंट अनुभवों पर? यही ह्यूम का पॉइंट है, मिरेकल्स गवाही से नहीं पैटर्न से परखे जाते हैं। सीख साफ है कि हमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्लेम्स के लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एविडेंस चाहिए। मिरेकल्स का ब्लाइंड भरोसा हमें ट्रुथ से दूर कर सकता है। ह्यूम हमें दिखाते हैं रीजन और एविडेंस पर भरोसा करो, इमेजिनेशन और हेयर से पर नहीं। मंदिर की घंटियां की गूंज और धूप अगरबत्ती की महक, जहां लोग मिरेकल्स की कहानियां सुनाते हैं। अस्पताल का वार्ड जहां कोई पेशेंट अचानक स्वस्थ हो जाता है और लोग इसे चमत्कार कहते हैं। अखबार की मोटी हेडलाइन छपती है, चमत्कार, गांव में हुआ अद्भुत चमत्कार।
एक स्टूडेंट ने एग्जाम में पास होने की दुआ मांगी। अगर वो पास हो गया तो वो कहेगा ये मेरिकल है, लेकिन असलियत ये है कि उसकी मेहनत और प्रिपरेशन ने उसे पास कराने का काम किया। जरा सोचिए, अगली बार जब कोई चमत्कार की कहानी सुनाए तो खुद से पूछिए कि यह वास्तव में नेचुरल लॉ को तोड़ता है या इसके पीछे कोई एक्सप्लेनेशन हो सकता है। थॉमस एडिसन ने बल्ब के इन्वेंशन को शुरू में मेरिकल माना, लेकिन ये मेहनत और साइंस का नतीजा था। लेकिन अगर मेरिकल्स पर भरोसा नहीं किया जा सकता तो क्या भगवान की पूजा पाठ और भविष्य का जीवन भी सिर्फ कल्पना है? यही चुनौती अगले अध्याय में ह्यूम देंगे। अध्याय 11, ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोविडेंस एंड ऑफ अ फ्यूचर स्टेट। क्या वाकई भगवान हर इंसान की जिंदगी में सीधा हस्तक्षेप करते हैं? और क्या हमारे मरने के बाद कोई फ्यूचर स्टेट यानी स्वर्ग या दूसरों का जीवन मौजूद हो सकता है? ह्यूम यहाँ दो गहरे सवाल उठाते हैं। पहला, क्या ईश्वर का नियंत्रण इतना पर्सनल है कि वो हर छोटी मोटी घटना में शामिल होता है? दूसरा, क्या इंसान की जिंदगी मौत के बाद भी जारी रहती है? ये सवाल हमें सेंचुरीज से परेशान करते आए हैं। समस्या ये है कि बहुत से लोग हर घटना को डिवाइन प्रोविडेंस मानते हैं, चाहे सफलता हो या असफलता। लेकिन अगर सब कुछ भगवान की डायरेक्ट योजना है तो इंसान की जिम्मेदारी कहाँ रह जाती है? और अगर फ्यूचर स्टेट है तो इसका प्रूफ कहाँ है? हम अनुभव से देख नहीं सकते और रीजन इसे साबित नहीं कर सकता। ह्यूम का मानना है कि इन सवालों का जवाब अनुभव और रीजन से नहीं मिलते। प्रोविडेंस और आफ्टर लाइफ ऐसी बातें हैं जिन्हें हम एम्पिरिकल एविडेंस से साबित नहीं कर सकते। लोग इन विचारों को मोरल कंफर्ट और होप के लिए मानते हैं, लेकिन फिलोसॉफी कहती है अगर किसी चीज का अनुभव नहीं हो सकता तो उस पर विश्वास करना सिर्फ इमेजिनेशन पर आधारित है। कल्पना कीजिए, किसी व्यक्ति ने अपने प्रियजन को खो दिया। उसे दिलासा देने के लिए कहा जाता है वो अगले जीवन में तुम्हारा इंतजार करेंगे। ये विचार सांत्वना देता है, परंतु ये रीजन की सर्टेनिटी नहीं बल्कि होप का सहारा है। ह्यूम यही दिखाते हैं। ये बिलीव्स हमारी भावनाओं को राहत देते हैं लेकिन प्रूफ नहीं बनते। सीख ये है कि प्रोविडेंस और फ्यूचर स्टेट पर ब्लाइंड फेथ नहीं रखना चाहिए। ये आइडियाज मोरल गाइडेंस और इमोशनल सपोर्ट दे सकते हैं, लेकिन इन्हें एब्सोल्यूट ट्रूथ समझना रीजन के खिलाफ है। ह्यूम हमें सिखाते हैं आस्था व्यक्तिगत हो सकती है, लेकिन नॉलेज अनुभव से ही आती है। किसी बूढ़े इंसान की आंखों में फ्यूचर स्टेट पर विश्वास करने से उसकी उम्मीद में 4 चांद लग सकते। कब्रिस्तान की खामोशी जहाँ पत्थर पर लिखी इंस्क्रिप्शंस जीवन और मृत्यु के रहस्य की गवाही देती। एक स्टूडेंट एग्जाम से पहले सोचता है अगर भगवान चाहता है तो मैं पास हो जाऊंगा, लेकिन असल में उसका रिजल्ट उसकी तैयारी पर निर्भर करता है, न कि किसी अनसीन प्रोविडेंस पर। सोचिए आपके कौन से बिलीव्स प्रूफ पर टिके हैं और कौन से सिर्फ इमोशनल कंफर्ट्स के लिए हैं। दोनों की अलग अलग लिस्ट बनाइए और विचार कीजिए। स्टीफन हॉकिंग ने कहा था हमारे पास हेवन का कोई एविडेंस नहीं है, ये बस विशफुल थिंकिंग है। बुद्ध भविष्य के जीवन पर डिबेट से ज़्यादा ध्यान प्रेजेंट एक्शंस और सफरिंग से मुक्त होने पर ध्यान देते हैं। लेकिन अगर प्रोविडेंस और फ्यूचर स्टेट का प्रूफ नहीं है तो क्या हमें संदेह के रास्ते पर चलना चाहिए? जानेंगे अगले अध्याय में। अध्याय 12, ऑफ द अकेडमिकल और स्केप्टिकल
फिलोसॉफी। अगर हमारी सभी धारणाएं अनुभव और आदत पर ही बनी हैं, तो क्या हमें कभी भी पूरी सर्टेनिटी मिल सकती है, या फिर हमें स्केप्टिसिज्म यानी हर चीज़ पर सवाल करने के रास्ते पर ही चलना होगा? अगर हमारी जिज्ञासा बढ़ती गई तो ह्यूम यहाँ सबसे बुनियादी सवाल उठाते हैं। क्या इंसान कभी एब्सोल्यूट नॉलेज पा सकता है? एकेडमिकल फिलोसॉफी या स्केप्टिसिज्म कहती है कि इंसान को हमेशा डाउट रखना चाहिए, क्योंकि हमारी सभी मान्यताएं परसेप्शन, हैबिट और प्रोबेबिलिटी पर आधारित है, न कि सर्टेनिटी पर। लेकिन समस्या ये है कि अगर हम हर चीज़ पर डाउट करने लगेंगे तो जीवन चलाना मुश्किल हो जाएगा। हम न खा पाएंगे, न डिसीजंस ले पाएंगे। एक्सट्रीम स्केप्टिसिज्म इंसान को पैरालिसिस की तरह रोक देता है, जहाँ कुछ भी पक्का नहीं है और इसलिए कोई भी कदम आगे नहीं बढ़ता। ह्यूम का विचार ये है कि हमें मॉडरेट स्केप्टिसिज्म अपनाना चाहिए, यानी ब्लाइंड फेथ में नहीं और पूरी तरह डाउट में भी नहीं। रीजन और एक्सपीरियंस को गाइड बनाकर प्रैक्टिकल लाइफ जीनी चाहिए। इस तरह इंसान ज़्यादा हम्बल और रियलिस्टिक बनता है। वो जानता है कि सर्टेनिटी रेयर है और प्रोबेबिलिटी ही उसका सहारा है। कल्पना कीजिए, आप समुद्र किनारे खड़े हैं, लहरें लगातार आ रही है, जा रही है। आप जानते हैं कि अगली लहर जरूर आएगी, लेकिन उसके आकार और ताकत का अंदाजा सिर्फ पिछले अनुभव से ही लगा सकते हैं। यही स्केप्टिसिज्म हमें सिखाता है, भरोसा रखो लेकिन ओपन माइंड से। सीख ये है कि इंसान को बैलेंस स्केप्टिसिज्म अपनाना चाहिए। इससे वो अंधविश्वास से बचता है और साथ ही डिसीजन पैरालिसिस से भी। ह्यूम हमें सिखाते हैं कि डाउट डरने की चीज़ नहीं, बल्कि विजडम का हिस्सा है। ये हमें सीखने, सोचने और बेहतर चॉइसेस लेने में मदद करता है। लाइब्रेरी में रखी हुई हजारों पुरानी किताबें, उनकी गंध, जहाँ हजारों विचार एक दूसरे से टकराते हैं। कोर्ट रूम की चुप्पी, जहाँ हर दावा सबूत मांगता है। अंधेरे कमरे में जलती मोमबत्ती, कमरे में रोशनी है पर पूरी सर्टेनिटी नहीं कि कब तक रहेगी। एक स्टूडेंट ने सुना कि एक शॉर्टकट से एग्ज़ाम पास किया जा सकता है। वो पहले डाउट करता है, फिर खुद रिसर्च करता है और सही तरीका चुनता है। यही मॉडरेट स्केप्टिसिज्म है, न ब्लाइंड फेथ, न टोटली डिनाइल करना। जरा सोचिए, आज अपने किसी स्ट्रॉन्ग बिलीफ को चुनिए और खुद से पूछिए, इसका आधार एक्सपीरियंस है या सिर्फ हैबिट? इसे लिखकर इस पर विचार कीजिए। सुकरात ने कहा था, मैं इतना जानता हूँ कि मैं कुछ नहीं जानता। ये स्केप्टिसिज्म का सबसे गहरा रूप है। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने हर एस्टेब्लिश्ड थ्योरी पर सवाल उठाया और तभी नई डिस्कवरी पर आ पाए। यदि हर ख्याल हमारी पुरानी आदतों का आईना है, तो आज आप कौन सा नया आईना रखना चाहेंगे? सोचिए। अगला फैसला जो आप लें, क्या वो पहले जैसे होने की आदत से आएगा या सच में आज आपके अनुभव और सोच का परिणाम होगा? यदि आप सिर्फ वही कर रहे हैं जो हमेशा करते आए हैं, तो क्या अगला साल भी बस वही रूटीन होगा? एक छोटा सा सवाल, क्या आप अपने अगले एक्शन को इंटेंशन के साथ चुनेंगे या हैबिट के कारण छोड़ देंगे? अगर ये बुक समरी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हाइप बटन पर क्लिक करें। धन्यवाद।